अगर आपने जीनियस, धुरंधर, पठान जैसे स्पाई मूवी देखी है तो रॉ के बारे में जानते होंगे। लेकिन इंडिया में रॉ जैसे 6 और स्पाई एजेंसी होते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश की हिफाजत करते हैं। आज की वीडियो में उन सब के बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की सबसे पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी की। सोचिए, किसी बड़े सिटी में टेरर अटैक की प्लानिंग चल रही है या कोई दूसरे देश का जासूस इंडिया के अंदर एक्टिव है। सबसे पहले जिस एजेंसी के पास इस तरह की इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है वह है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी। आईबी की शुरुआत 1887 में ब्रिटिश इंडिया के दौरान हुई थी और आज़ादी के बाद इसे इंडिया की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी बना दिया गया। आज इसका प्राइमरी काम है इंडिया के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े इंटेलिजेंस कलेक्ट करना। सोचिए, रोज आपके साथ मेट्रो या बस में सफ़र करने वाला कोई इंसान असल में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि अंडर कवर सर्विलेंस में ऑफिसर बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जीते हैं ताकि उनकी पहचान कभी एक्सपोज ना हो। लेकिन अगर खतरा इंडिया के बाहर हो तो यहाँ एंट्री होती है रॉ की। 1962 और 1965 के वार के बाद इंडिया को एक डेडिकेटेड फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत महसूस हुई और इसी वजह से 1968 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की स्थापना हुई। कहते हैं रॉ के फाउंडर RN काओ इतने लो प्रोफाइल के थे कि कई बार फॉरेन डेलीगेट्स उनसे मिलकर भी ये समझ नहीं पाए कि जिस आदमी से वो बात कर रहे हैं वही इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ है। रॉ इंडिया के बाहर होने वाली एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है और इसी वजह से इसके ऑपरेशन के बारे में ऑफिशियली बहुत कम लोगों को पता होता है। एक फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर ने अपनी किताब में लिखा था कि एक स्पाई की सबसे बड़ी ताकत उसकी गन नहीं बल्कि उसकी फेक आइडेंटिटी होती है। कई बार मिशन के लिए एजेंट को नए नाम, नए डॉक्यूमेंट, नई जिंदगी के साथ काम करना पड़ता है। लेकिन इंटेलिजेंस आज सिर्फ सीक्रेट एजेंट से नहीं मिलती। सैटेलाइट, साइबर मॉनिटरिंग, सिग्नल, ड्रोन और एडवांस सर्विलेंस टेक्नोलॉजी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हो चुकी है। इसी पर्पस के लिए 2004 में NTRO बनाया गया। NTRO इंडिया की टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है। सिंपल वर्ड में समझे, रॉ ज़्यादातर ह्यूमन इंटेलिजेंस पर फोकस करती है जबकि NTRO टेक्नोलॉजी के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। पहले इंटेलिजेंस का मतलब था किसी एजेंट का बॉर्डर पार जाकर इंफॉर्मेशन लाना। आज वही काम कभी कभी हजारों किलोमीटर ऊपर घूम रहा एक सैटेलाइट कुछ ही मिनट में कर देता है। 1999 के कारगिल वार के बाद यह महसूस हुआ कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन को और बेटर बनाना जरूरी है। इसी वजह से 2002 में डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA बनाई गई। DIA का काम है तीनों डिफेंस फोर्स के बीच इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेट करना और मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट करना। लेकिन यहाँ एक कन्फ्यूजन शुरू होता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस और DIA अलग अलग कैसे हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस इंडियन आर्मी की अपनी इंटेलिजेंस ब्रांच है। यह बैटल फील्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, इनेमी ट्रूप मूवमेंट, बॉर्डर एक्टिविटी, ऑपरेशनल प्लानिंग में भी हेल्प करती है। दूसरी तरफ DIA तीनों डिफेंस फोर्स के बीच कोऑर्डिनेशन और इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन पर फोकस करती है, यानी दोनों मिलिट्री से जुड़ी है लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। अब तक हम इंटेलिजेंस एजेंसी की बात कर रहे थे, लेकिन अगर अटैक हो ही जाए तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। 2008 मुंबई टेरर अटैक के बाद इंडिया को एक डेडिकेटेड एंटी टेरर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ज़रूरत महसूस हुई। इसी के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA का फॉर्मेशन हुआ। NIA का काम है टेरर अटैक और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े सीरियस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करना, जैसे टेररिज्म, बम ब्लास्ट, ISIS मॉड्यूल, टेरर फंडिंग और फेक करेंसी से जुड़े कुछ ऑफेंसेज। यानी जब अटैक हो जाता है तब NIA एक्शन में आती है। NIA सिर्फ क्राइम सीन तक सीमित नहीं रहती, उसका असली काम होता है अटैक के पीछे छिपे पूरे नेटवर्क को एक्सपोज करना, किसने प्लानिंग की, फंडिंग की और एग्जीक्यूशन कैसे हुआ। लेकिन टेररिज्म के अलावा भी देश में कई बड़े क्रिमिनल केस होते हैं और उनके लिए है CBI। शायद CBI इंडिया की सबसे फेमस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। अगर किसी बड़े क्रिमिनल केस, करप्शन केस, इकोनॉमिक क्राइम या मल्टी स्टेट क्रिमिनल कंस्पायरेसी की बात हो तो अक्सर CBI का नाम सुनने को मिलता है। 1963 में इस्टेब्लिश हुई CBI मेनली करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंस और स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट फैक्ट,
हर बड़ा केस ऑटोमेटिकली सीबीआई के पास नहीं जाता। कई केस स्टेट की कंसेंट या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद ही सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है। बोफोर्स स्कैम से लेकर आरुषि मर्डर और व्यापम स्कैम जैसे कई हाई प्रोफाइल केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने की है। इसी वजह से जब कोई बड़ा केस सामने आता है तो लोग अक्सर कहते हैं इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। लेकिन हर क्राइम गन या बम से नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा हथियार होता है पैसा, और यहीं एंट्री होती है ईडी की। प्राइमरी मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा से जुड़े मैटर की इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट करती है। यह पैसे के ट्रेल को फॉलो करती है, एसेट अटैच करती है और फाइनेंशियल नेटवर्क को एक्सपोज करती है। इसीलिए ईडी नॉर्मल मर्डर या रॉबरी इन्वेस्टिगेट नहीं करती। इसका फोकस फाइनेंशियल क्राइम पर होता है। क्रिमिनल अपनी आइडेंटिटी बदल सकता है, लोकेशन बदल सकता है, लेकिन पैसा कहीं ना कहीं अपने निशान छोड़ ही देता है। ईडी उन्हीं निशानों को फॉलो करती है। लेकिन एक एजेंसी और है जो खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, फिर भी ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टिगेशन में इनडायरेक्टली यूजफुल होती है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। यह क्रिमिनल को अरेस्ट नहीं करती, रेड भी नहीं करती, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करती। इसका काम है पूरे देश का क्राइम डाटा मेंटेन करना, क्राइम स्टैटिस्टिक्स, फिंगरप्रिंट, क्रिमिनल डाटाबेस और सीसीटीएनएस जैसे डिजिटल सिस्टम को मेंटेन करना। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एनसीआरबी इंडिया की पॉलिसिंग का डिजिटल बैकबोन है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखते हैं यह सब एजेंसी काम कैसे करती है। मान लीजिए किसी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया में अटैक प्लान किया। सबसे पहले रॉ फॉरेन इंटेलिजेंस गैदर करती है। आईबी इंडिया के अंदर उस नेटवर्क की एक्टिविटीज मॉनिटर करना शुरू करती है। एनटीआरओ साइबर कम्युनिकेशन और सैटेलाइट इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। अगर मिलिट्री थ्रेट हो तो डीआईए और मिलिट्री इंटेलिजेंस आर्म्ड फोर्स को ऑपरेशनल इनपुट देती है। अगर अटैक हो जाता है तो एनआईए इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर टेरर फंडिंग का कनेक्शन मिलता है तो ईडी फाइनेंशियल नेटवर्क को इन्वेस्टिगेट करती है। और अगर करप्शन या किसी लार्जर क्रिमिनल कंस्पायरेसी का एंगल सामने आए तो जरूरत पड़ने पर सीबीआई भी केस इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अब देखते हैं यह सब एजेंसी रिपोर्ट किसको करती है। सारी एजेंसी एक ही मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती। रॉ कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंडर काम करती है। आईबी, एनआईए और एनसीआरबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। सीबीआई डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर काम करती है, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पीएम के पास होता है। ईडी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है और डीआईए और मिलिट्री इंटेलिजेंस डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। इसी वजह से हर एजेंसी का रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो आज हमने देखा कि हर एजेंसी का अपना अपना रोल है। अब जब भी न्यूज में रॉ, आईबी, एनआईए, सीबीआई या ईडी का नाम सुनोगे तो उसका एग्जैक्ट रोल भी समझ पाओगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करिए। अगर आप सीएपीएफ जैसे एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, सीआईएसएफ के बारे में समझना चाहते हो इस वीडियो पर क्लिक करो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। जय हिंद।